नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे जहां पर मैंने कल आपको छोड़ा था, जो आपकी वायुमंडल की संरचना है उसमें हमने शुरुआत मैं आपको बताया था कि क्षोभ मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसकी सीमा कहां से कहां तक है। तो हम उससे आगे इस क्लास में बात करेंगे और आप देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना को हम इस क्लास में लगभग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के कमेंट हमने पढ़े, मोस्टली आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूपी पीसीएस भी इस बार देंगे, कुछ बिहार पीसीएस वाले भी हैं। तो मैंने देख लिया है कि कैसे आगे की हमारी रणनीति होने वाली है पढ़ाई की, ठीक है ना। मैं क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले आज आपके लिए एक खुशखबरी है कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी तैयारी में एक बेहतर योगदान कर सकती है। और ये बुक मेरे पास है। मैं कैमरा मैन से चाहूँगा कि इसको दिखाएँ पहले, और उसके बाद में मैं आपको बुक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये बुक कैसे आपको मिलेगी, इसकी खासियत क्या है, किसने लिखा है और जिन्होंने लिखा है वो कौन है। इन सब पर हम पूरी बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे इस बुक के बारे में, ठीक है ना। तो अगर आपने बुक को देख लिया है तो ये जो बुक है आपकी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और इस बुक को लिखा है रवि पी अग्रहारी ने। डॉक्टर रवि अग्रहारी ने लिखा है, जो कि दिल्ली आईआईटी से पीएचडी किए हुए हैं और लगभग 19 वर्षों से यूपीएससी एस्पायरेंट को पढ़ा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया है इन्होंने, और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काफ़ी काम करने के बाद में ये बुक आपने लिखा है। इस बुक को जब मैंने देखा पूरा, ये बुक इंग्लिश में प्रकाशित हुई है और इस बुक का प्रकाशन मैग्राहिल ने किया है। लेकिन इस बुक की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, और इसका जो उपयोगिता है अगर उस पर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो आपकी प्री की परीक्षा होती है, प्री की परीक्षा में ही आपसे इन्वायरमेंट के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल भी आप इस बुक को पढ़ के कवर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के जो है क्वेश्चन भी आप इस बुक को पढ़ के कवर कर सकते हैं प्री के। और इसके अलावा इसका दूसरा जो फ़ायदा है वो मेंस में आपको मिलेगा। किसमें? मेंस में मिलेगा। और मेंस में कैसे मिलेगा? जीएस का पेपर 3 आपका होता है, वहाँ पर इससे सवाल पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सवाल आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बुक है वो आपको प्री में भी हेल्प करेगी, आपको मेंस भी में हेल्प करेगी, और इसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी ज़्यादातर असफल हुए, उनके अंदर एक समस्या ये थी कि उन्होंने अंग्रेजी से एक दुश्मनी बना लिया। मैं कहता हूँ कि भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है। आपको हिंदी पसंद है, मुझे भी हिंदी पसंद है, बट हिंदी पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और को स्वीकार ही ना करूँ, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है तो सीखें, और अगर उसका उपयोग करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर सीखना चाहिए। तो यूपीएससी में जो अंग्रेजी आपसे पूछी जाती है वो बहुत क्लिष्ट नहीं होती है, नॉर्मल सी अंग्रेजी होती है। तो आपको बाइलिंगुअल समझ अपना विकसित करना होगा, और उसमें ये बुक जो है बहुत ही सहायक है, बहुत आसान भाषा में इंग्लिश में लिखी गई है। और इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, और बहुत सारे और जो इन्फॉर्मेशन इस बुक के बारे में वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बुक आपके इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी के लिए एकदम ज़बरदस्त बुक है। और डॉक्टर रवि अग्रहारी जी, इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है यूपीएससी का, और इसके अलावा इन्वायरमेंट फील्ड का, और उसके बाद में ये बुक आपके सामने आ रही है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, ये अच्छी बुक है, आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं आज की अपनी क्लास की ओर और बात करते हैं आज हम समताप मंडल पर। गर्मी बहुत बढ़ गया है, लगातार लिक्विड डाइट लेते रहिए, अदरवाइज परेशानियां होंगी। और देखिए, जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो सबसे पहले आपकी पढ़ाई का ही नुकसान होता है। तो अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए लिक्विड डाइट इस वक्त ज़्यादा लीजिए, पानी खूब जम के पिए, नारियल पानी पिए, या जो बहुत सारे और आपको मिल जाते हैं ड्रिंक्स, लेकिन अच्छे ड्रिंक्स। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर आपको जहर पिलाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसका घोल, उससे थोड़ा सा बचिए, ठीक है ना। चलिए आज हम बात करते हैं समताप मंडल पर। समताप मंडल,
समताप मंडल पर हम बात करेंगे। इससे पहले हमने क्षोभ मंडल पर बात कर लिया है, ठीक है ना। देखेंगे समताप मंडल क्या होता है। तो जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, समान ताप का मंडल। क्या? समान ताप का मंडल, समान ताप का मंडल। तो आप कहेंगे कि सर क्या इसमें ताप समान ही रहता है या कुछ बदलाव इसमें भी देखने को मिलते हैं? जैसा कि आपने स्ट्रेटोस्फीयर में देखा था कि तापमान में आपको क्या है, गिरावट नज़र आ रही थी। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, समान ताप रहेगा या तापमान बढ़ेगा या घटेगा? इसका क्या कारण है, क्यों यहाँ पर चीज़ें समान रहती हैं, इन सब पर हम पूरी बात करेंगे, ठीक है ना। तो समान ताप के मंडल को समताप मंडल कहते हैं क्योंकि 95% जो स्थितियां हैं आपको यहाँ पर समान मिलती हैं, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अब जो इसकी ऊंचाई है, आप देखेंगे ये धरातल अगर पृथ्वी का है तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एवरेज 13 किलोमीटर तक, ठीक है ना, एवरेज 13 किलोमीटर तक आपको क्या मिलता है, क्षोभ मंडल मिलता है। क्या मिलता है? क्षोभ मंडल मिलता है। जब आप इससे ऊपर जाते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर तक ये जो यात्रा आपकी है ये समताप मंडल की होती है। क्या होती है? समताप मंडल की ये यात्रा होती है। और यहाँ पर क्या है कि ना तो आपको जलवाष्प मिलता है, ना जलवाष्प है यहाँ पर, ना यहाँ पर हवाएं चलती हैं, धूल कण नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मौसमी दशाएं हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मौसमी दशाएं यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और ये जो मौसमी दशाएं हैं, इनके न होने की वजह से ही वायुयान को इसी मंडल में चलाया जाता है, ठीक है ना। वायुयानों को इसी मंडल में चलाया जाता है, वायुयानों को इसी मंडल में चलाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई तूफान नहीं आता, बादल नहीं बनते हैं। थोड़े बहुत बादल कभी कभी बनते हैं, लेकिन वो रुई जैसे नॉर्मल से बादल होते हैं, वो बरसात करने वाले बादल नहीं होते हैं। तो समताप मंडल में आपको बादल, धूल कण, जलवाष्प आदि देखने को नहीं मिलते हैं। ताप यहाँ पर लगभग स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी ऊपरी सीमा की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 30 किलोमीटर के आसपास या उससे ऊपर जैसे बढ़ते हैं, तो तापमान में वृद्धि नज़र आने लगती है। तापमान में जो है एक इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर ये कहा जाए कि पूर्णतया समताप मंडल में ताप स्थिर है, समान है, तो ये बात ठीक नहीं है। लगभग 95% के आसपास अगर उसका आप देखते हैं पूरा जो विस्तार है, आपको चीज़ें मिलेंगी स्थिर, यानी कि तमाम जो है तापमान आपको एक समान मिलेंगे। लेकिन उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको तापमान बढ़ा हुआ मिलता है, यानी कि इंक्रीज उसमें आपको देखने को मिलता है। और इसकी वजह क्या है, इसको समझते हैं। तो इसकी वजह जो है वो ये है कि ऊपर आपको ओजोन की परत मिलती है। क्या मिलती है? ओजोन की परत। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूँ, कई बुकों में कई अलग अलग जो भूगोल की जानकार हैं उन्होंने ओजोन को एक अलग मंडल माना है, ओजोन को एक अलग मंडल माना है। और कई लोगों ने इसको अलग मंडल मानने से इनकार किया है, उन्होंने इसको समताप मंडल का ही हिस्सा माना है, ठीक है ना। तो दोनों बात आपको जानना है। अगर ओजोन मंडल आप मानते हैं तो भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे भूगोल के जानकार लोग ओजोन मंडल मानते हैं और बहुत सारे लोग समताप मंडल की ऊपरी सीमा इसको मानते हैं, किसको? ओजोन की परत को, ओजोन मंडल को। तो है क्या कि 30 किलोमीटर के ऊपर अगर 25 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर और ऐड करें तो ये जो है आपका ओजोन परत है। क्या है? ओजोन परत है, ये आपका ओजोन परत है। और ये ओजोन परत जो है, इसी की वजह से टेम्परेचर आपको यहाँ पर इंक्रीज यानी कि बढ़ता हुआ दिखता है, जो समताप मंडल की ऊपरी सीमा से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये जो ओजोन है एक तरीके से प्रकृति प्रदत्त क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया वरदान है। ये प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक तरीके से वरदान है। क्या?
जो आपका ओजोन परत है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित करने का काम ये ओजोन का परत करता है, ठीक है ना। अगर ये ओजोन का परत ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ना होता, ठीक है ना। ये ओजोन ही है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। तो आप कहेंगे कि ये तो एक तरीके से जीवनदायिनी गैस है या जीवनदायिनी गैसों का परत है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये जीवनदायिनी है जब ये ऊंचाई पर हो। जब ये ऊंचाई पर हो तब ये जीवनदायिनी है, लेकिन अगर ये ऊंचाई पर नहीं है, ये धरातल के समीप है, तो ये एक जहरीला गैस है। क्या है? यही एक जहरीला गैस है। तो ओजोन अगर पृथ्वी के निकट है, धरातल के निकट है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। लेकिन अगर ये ऊंचाई पर है तो ये काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेता है और उसे नीचे नहीं आने देता है। अब जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनका असर क्या होता है? तो वो आपके शरीर में त्वचा कैंसर का कारण होती हैं। क्या होती हैं? त्वचा कैंसर का कारण होती हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। आप गर्मी में देखते होंगे, जो आपके घर के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, या डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप गर्मी में ज़्यादा कपड़ा पहन के बाहर निकलिए। मतलब स्वेटर वोटर नहीं पहनना, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो हर तरफ से ढकी होनी चाहिए। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि जब गर्मी कहीं पर पड़ रहा होता है, इसका मतलब कि सूर्य की विकिरण जो है वहाँ पर सीधे सीधे पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है। जैसे अभी उत्तर भारत में गर्मी आप देख रहे हैं, स्टार्ट अभी हुआ है, लगातार अपने पीक पर जा रहा है। तो सूर्य की किरणें जो है ज़्यादा लंबवत होकर के यहाँ पर आती हैं, तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित तो ओजोन परत करती हैं, लेकिन टोटल नहीं कर पाती, 90 से 95% ही कर पाती हैं। तो 5% पराबैंगनी किरणें फिर भी चली जाती हैं। तो इस गर्मी में जब आप कहीं बाहर निकलें, खुले आसमान के नीचे हों, तो कपड़े से अपने आप को ढक करके ही निकलें, ताकि जो वो पराबैंगनी किरणें थोड़ी बहुत आती हैं वो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं, त्वचा कैंसर ना हो जाए आपको। इसलिए अपने शरीर को ढक करके ही बाहर निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रीज़न होता है कि आपको लोग बताते हैं कि सर को ढक लीजिए, अपने बाजुओं को लोग बंद कर लेते हैं आजकल। अच्छा, होता क्या है, गांव वगैरह में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर पेड़ बहुत सारे होते हैं, तो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं गर्मियों में। दिन में कोई काम बेसिकली होता नहीं है। शहरों में बहुत दिक्कत होती है, लोगों को निकलना पड़ता है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं और किसी काम से ले जाना है, तो उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो आपको अपना जो है, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपको ढक कर ही चलना चाहिए। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं तो ये रीज़न होता है कि पराबैंगनी किरणें कुछ ना कुछ आती हैं। तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल के ऊपर स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार जो इसकी सीमा है वो क्या है, ये 30 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर के आसपास के रेंज में पाया जाता है, ये पूरी परत। अब आपने इन्वायरमेंट की क्लास में एक चीज़ पढ़ा होगा कि एक प्रकार के गैसों का समूह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसे कहा जाता है, CFC। ये जो CFC है, ये आपके घर में जो फ्रिज लगे हुए हैं, जब वो चलते हैं तो उनसे CFC निकलती है, और वो CFC जा करके इस ओजोन परत को बर्बाद करने का काम करती है, इसके क्षरण करने का काम करती है, और बहुत तेजी से करती है। तो ये एक तरफ से ये जीवनदायिनी है आपका ओजोन का परत। अगर ये नष्ट हुआ तो पराबैंगनी किरणों का जो है आना ज़्यादा हो जाएगा पृथ्वी पर। पराबैंगनी किरणें अगर ज़्यादा आएंगी तो ज़्यादा मात्रा में लोगों को कैंसर होंगे। तो आप थोड़े से जो है सुख सुविधा के लिए जब फ्रिज का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले जो समय है उसके लिए आप एक गड्ढा खोद रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ियाँ उसमें जा कर के गिर जाएं बहुत बड़े लेवल पर। अब आप देखते हैं कि वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जो मिडिल क्लास हो उसके पास फ्रिज ना हो, तो हर घर से ठीक ठाक CFC रिलीज हो रहा है।
ठीक ठाक CFC रिलीज हो रहा है और वो जा करके सीधे सीधे ओजोन परत को बर्बाद कर रहा है। और ये ओजोन परत ही है जो ये डिसाइड करती है कि पृथ्वी पर जीवन होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि इसके इस्तेमाल को, CFC के इस्तेमाल को रोका जाए। हालांकि बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं कि चूँकि फ्रिज के इस्तेमाल को तो आप नहीं रोक पाएंगे, इंसानों को जिससे सुविधा मिलने लगती है तो वो उस बात को नहीं बंद करता है। सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है कि इससे कैंसर हो सकता है, तो लोग और धड़ल्ले से पीते हैं कि ठीक है हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, जिंदा है तब तक शान से जिएंगे। तो इस प्रकार एक चीज़ होता है कि जानना, एक चीज़ होता है मानना। वो जानते हैं कि इससे नुकसान होता है लेकिन उसको मानते नहीं हैं, अंदर से नहीं मानते, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। आगे जो मंडल है वो है आपका आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल की जो सीमा है वो 60 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है और इसकी सीमा लगभग 500 किलोमीटर तक मानी जाती है। यहाँ पर भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जो है एक रूपता देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो 60 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलता है, यानी कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। हालांकि निचले स्तर पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ताप में वृद्धि आपको देखने को मिलती है। इसको आयन मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो गैसें पाई जाती हैं वो आयनित होती हैं। क्या होती हैं? आयनित होती हैं। और इसी आयनन का प्रभाव जो है ध्रुवीय ज्योति के रूप में आपको देखने को मिलता है। ध्रुवीय ज्योति के रूप में आपको देखने को मिलता है, ध्रुवीय ज्योति के रूप में आपको देखने को मिलता है। और ये जो ध्रुवीय ज्योति है ये एक प्रकार से ऐसी घटना है जो कि आयन मंडल में आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। ध्रुवीय ज्योति की जो घटना है वो आपको आयन मंडल में देखने को मिलती है, ठीक है ना। और ये आपको दोनों ही पोल पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, दोनों तरफ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। दोनों पोल पर आपको ये देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपका आयन मंडल। इसके बाद का जो आपका मंडल है वो है बहिर्मंडल। क्या है? बहिर्मंडल। इसके बाद का जो आपका मंडल है वो क्या है? बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल, ठीक है ना। इसके बाद जो मंडल है आपका वो है बहिर्मंडल, ठीक है ना, जिसे बाह्य मंडल भी कहा जाता है। तो बाह्य मंडल जो है वो 500 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और ये फिर अंतरिक्ष में जाकर के मिल जाता है। यानी कि इसकी ऊंचाई पर लेकर के बहुत डिस्प्यूट है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहीं से आपका अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बहिर्मंडल। तो इस प्रकार हमने 2 क्लासेस भी, इससे पहले क्लास हुई जिसमें हमने क्षोभ मंडल का बात किया था। आज की क्लास में हमने समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल का बात कर लिया। तो आपका वायुमंडल का संरचना कंप्लीट हो गया। इसके आगे की क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। और जियोग्राफी क्लास जैसे आपकी चल रही है, आप जानते हैं कि हमारा नया बैच जो स्टार्ट हुआ है 2023 के UPSC एग्ज़ाम को या उससे के बीच में होने वाले जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, उनको लेकर के पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसका भी हम आंसर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।